हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल्स की कि मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशंस हैं उनकी क्या क्या एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मशीन लर्निंग है इसकी एप्लीकेशन मैंने इससे पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बेशुमार डिफरेंट फील्ड्स में पाए जाते हैं। आज हम बेसिकली उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी जो है वो एग्जांपल्स की बात करेंगे कि किस टाइप के जो है वो इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसके जो है वो 5 ही डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की जो है वो एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे लर्निंग एसोसिएशंस उनमें से एक है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सबसे पहले हम जो है वो लर्निंग एसोसिएशंस की बात करें अगर तो जो एसोसिएशंस हैं जिस तरह के पिछली वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया था कि आपके जो बड़े सुपरमार्केट्स हैं या रिटेल स्टोर्स हैं उन पे जिनमें जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है बास्केट एनालिसिस का, जिसमें देखा जाता है कि कौन सी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो किस दूसरी प्रोडक्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो इन प्रोडक्ट्स का आपस में जो एसोसिएशन को डिस्क्राइब किया जाता है। इस बेस के ऊपर एक एसोसिएशन रूल जो है वो तय कर लिया जाता है। मसलन के जो है वो कोई भी दो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपस में क्या जो है एसोसिएशन बनती है और उसकी प्रोबेबिलिटी को बेसिकली देखा जाता है कि अगर एक प्रोडक्ट ख़रीदी जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट के साथ दूसरी भी ख़रीदी जाए। तो ये एसोसिएशन रूल इस टाइप का बन जाता है। मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की दी थी कि सपोज़ अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है चिप्स ख़रीदने की बियर के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ वो अगर 0.7 है, 0.7 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 70% कस्टमर ऐसे हैं जो हर दफ़ा जब भी आपका लेंगे कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उसके साथ जो है वो या बियर लेंगे तो उसके साथ चिप्स ज़रूर लेंगे। अभी ये ज़रूरी नहीं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी जाए, एसोसिएशन सिंपल देखी जाए, इसके अलावा उसको कैटेगराइज भी किया जा सकता है कि मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स कॉमन डी, यानी डी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसको आप देख सकते हैं कि सपोज़ किस ख़ास जेंडर के लोग किस ख़ास किस्म की प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या किस ख़ास एज ग्रुप के लोग किसी ख़ास प्रोडक्ट कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या सिंगल लोग या मैरिड लोग इस ख़ास किस्म की प्रोडक्ट में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरह की जो एसोसिएशंस हैं और इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनको भी मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस के ज़रिए जो है वो देखा जा सकता है। ये एक एग्जांपल है मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस की। इसके अलावा मशीन लर्निंग कहाँ पे अप्लाई होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें आपको जो है वो क्लासिफिकेशन देखनी होती है। मिसाल के तौर पे एक बैंक में जो लोन डिपार्टमेंट होता है या क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, तो क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है कि वो उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं लोन्स के लिए। तो वो कुछ हर एप्लीकेशन को स्टडी करता है, देखता है और उन बुनियादों पे किसी ख़ास फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए वो कोई एक डिसीजन लेता है कि क्या ये जो एप्लीकेशन है कोई ख़ास एप्लीकेशन उसको मैं अगर कर्ज़ा दे देता हूँ, क्रेडिट दे देता हूँ, तो क्या चांसेस हैं कि ये जो है वो वापस हमें पूरे पैसे देगा या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इसको बेसिकली रिस्क एनालिसिस कहते हैं। तो ये दो क्लासेस बन जाती हैं और देखा ये जाता है कि कुछ ख़ास फैक्टर्स को देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन आई है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, उसकी इनकम क्या है, उसकी सेविंग्स क्या है, कोलेटरल्स क्या है, किस प्रोफेशन में है, एज उसकी क्या है, उसकी पिछली फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे डिसीजन लेना होता है कि हम इसको बैंक इसको लोन दे या ना दे। तो इस तरह का एक रूल बनाया जा सकता है कि जो है वो अगर इनकम जो है एक ख़ास X1 से ज़्यादा है और सेविंग जो है वो X2 कोई नंबर है उससे ज़्यादा है, तो ये लो रिस्क केस होगा, यानी डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क कम है और बैंक को कर्ज़ा देना चाहिए। और अगर इसके अपोजिट है, एल्स केस में ये हाई रिस्क है, यानी एक इनकम का लेवल एक ख़ास लेवल से नीचे है और सेविंग्स भी उस बंदे की जो है वो एक ख़ास लेवल से नीचे है, तो ये हाई रिस्क है। तो बेसिकली ये दो क्लासें बन गई, लो रिस्क और हाई रिस्क, और इन क्लासों में जो है वो आप मशीन लर्निंग के ज़रिए बेसिकली देख रहे हैं कि
ये किस क्लास में जो है वो एक ख़ास नई एप्लीकेशन सपोज़ कोई आती है, तो आपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप पुराने डाटा की बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है वो ये एप्लीकेशन लो रिस्क एप्लीकेशन है या हाई रिस्क एप्लीकेशन है। तो इस टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहेंगे, जिनमें हमने बेसिकली क्लासीफाई करना होगा किसी एक क्लास के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर ही पैटर्न रिकग्निशन के रिलेटेड बेशुमार इसके एप्लीकेशंस हैं। और क्लासेस ज़रूरी नहीं कि आपकी दो क्लासें हों, हाई रिस्क क्लास और लो रिस्क, इससे ज़्यादा भी क्लासें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो OCR होता है, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं, जिसको आप कोई इमेज देते हैं और उस इमेज के ऊपर वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये ABC में क्या लिखा हुआ है। उसमें आप के जो इनपुट है वो बेसिकली आपकी जो है वो इमेजेस हैं और क्लासेस आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFGH, जो भी इसके अलावा कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 भी हो सकता है उसमें। तो ये सारे जो है वो उसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, यानी वो रीड करेगा इमेज को और उनको अपनी अपनी क्लास में के हिसाब से वो डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से फेस रिकग्निशन है, जिसके अंदर इनपुट है, इसमें भी ये भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि इमेज आपके पास की शक्ल में इनपुट आती है और क्लासेस आपकी डिफरेंट लोग हो सकते हैं, आप डिटेक्ट कर लें कि ये फ़लाना बंदा है या फिर फ़लाने बंदे की शक्ल है या फ़लाने की शक्ल है, एक्सेट्रा। फेसबुक के ऊपर टैगिंग में भी ये चीज़ इस्तेमाल की होगी आपने, और आजकल तो AI कैमरास जो हैं उनमें ये फेस रिकग्निशन जो है वो बिल्ट इन है। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस में आप पेशेंट के रिकॉर्ड को जो है वो देखते हुए आप चेक कर सकते हैं, उसकी सिम्टम्स और बाकी चीज़ें देखते हुए आप चेक कर सकते हैं कि कोई ख़ास किस्म की इलनेस उसे है या नहीं है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ इलनेस है, तो वो सिम्टम्स को देखते हुए आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है इस शख्स को। इस तरह स्पीच रिकग्निशन में आपके पास अकॉस्टिक्स आपकी फॉर्म में जो है वो आपके पास इनपुट होती है, जो आवाज़ की फॉर्म में होती है, और उसकी बेस पे आप देख लेते हैं कि जो क्लासेस कौन सी होती हैं, कि वर्ड्स हैं, ये कौन सा वर्ड उसने अटर किया है, तो ये स्पीच रिकग्निशन में आ जाता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स के अंदर जो मशीन लर्निंग में जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि आप फेस, फिंगरप्रिंट और आइरिस और पाम वगैरह आपकी जो हैं वो इनपुट्स हैं, इनकी बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कोई ख़ास शख्स है, या उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं इसकी बेस के ऊपर। तो ये बेसिकली आपकी एक अनदर एरिया ऑफ जो है वो एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का, जिसमें आप क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हो। अब बेसिकली ये जो आप कोई एक रूल सेट करते हो, जिसके अंदर आप कुछ डाटा की बुनियाद पे एक रूल बना लेते हो कि अगर ये जो है वो इस रूल के मुताबिक, जिस तरह के आपने क्रेडिट में आपने एक रूल बना लिया था कि अगर इनकम और सेविंग जो है उसका ख़ास लेवल होगा, तो उससे ऊपर है, अगर उस लेवल से ऊपर हैं दोनों चीज़ें तो वो लो रिस्क हैं, और उससे अगर नीचे हैं तो वो हाई रिस्क है। इस तरह की जो आप क्लासिफिकेशन करते हो और ये जो रूल बनाते हो, इस रूल से एक तो आपको क्लासेस में डाटा को डिवाइड करने का मौका मिल जाता है कि आप क्लासेस में इसको डिवाइड। दूसरा जो इससे आप फ़ायदा होता है, आपको बेसिकली नॉलेज एक्सट्रैक्शन होती है। यानी आपको जब भी आपको ये रूल पता लग जाएगा, ये दोनों लिमिट्स पता लग जाएंगी सेविंग की और इनकम की, तो अब कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसको देख के कि यार ये लो रिस्क है या हाई रिस्क एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपको कस्टमर की प्रॉपर्टीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपको इस रूल का पता है। तो बेसिकली आपके नॉलेज में जो है वो आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इस रूल को बना के। इसके अलावा जो है वो नॉलेज एक्सट्रैक्शन के साथ साथ जो है लर्निंग जो है वो आपको जो कंप्रेशन का भी आपको जो है वो मौका देती है, बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा डाटा जो है वो आप स्टोर करके रखो। अगर आपको रूल पता है, उस डाटा की बेस पे ही आपने एक रूल को लर्न किया, मशीन ने वो रूल लर्न कर लिया, और अब उसको उस डाटा की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग हुई है। अब कोई भी उसको नया केस आएगा तो वो अगर रूल उसने लर्न कर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको नई आने वाली किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को वो ऑटोमेटिकली इस रूल के ऊपर परख के क्लासों में डिवाइड कर देगा। इससे क्या होगा कि बेसिकली आपको डाटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने उस मशीन को अपने पास, बस वो डाटा लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल होगा, उसके बाद उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन में भी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का।
थर्ड जो उसका एप्लीकेशन है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं जिनमें रिग्रेशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिनमें आपकी आउटपुट किसी ख़ास नंबर की शक्ल में आपके पास आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है सपोज़ आप कोई आपके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। एक्स जो वेरिएबल है वो आपका कार के एट्रीब्यूट्स की बात करता है कि ये कार का कलर क्या है, इस कार की माइलेज क्या है, इस कार का जो है वो किस साल में बनी थी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कौन सा मॉडल है और कितनी कैपेसिटी है और इंजन कैपेसिटी कितनी है वगैरह वगैरह। ये एक्स में आपके सारे कार के एट्रीब्यूट्स आ गए और वाई आपका जो है वो कार की प्राइस है। तो आप बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम में ये देखते हो कि आपकी जो कार है वो बुनियादी तौर पे क्या मतलब उसकी कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है किसी ख़ास एट्रीब्यूट की बुनियाद पे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेबल में डाटा है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ कॉलम्स हैं। एक कॉलम में आपकी गाड़ी की माइलेज दी गई हुई है कि कितनी चली हुई है, दूसरे में उस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है उसकी, तीसरे में उसका मॉडल वगैरह और आखिर में उसकी प्राइसेस दी हुई हैं। तो अगर आप इनके दरमियान कोई एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप फाइंड कर लो तो ये हो सकता है कि आप माइलेज की बेस पे कार की प्रेडिक्शन कर सको। तो बेसिकली ये इसमें डिफरेंट रिग्रेशन की टाइप्स हैं। लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मल्टी वेरिएंट जो है वो लीनियर रिग्रेशन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हम लेटर ऑन इसको डिटेल में देखेंगे अभी। इसमें बेसिकली आप जो एक डाटा पॉइंट्स को के दरमियान एक लाइन को फिट करते हो और उस लाइन के ज़रिए फिर आप प्रेडिक्शन करते हो। नेक्स्ट जो एक डायग्राम है उसमें भी बेसिकली इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसके एक्स एक्सिस पे आपकी माइलेज है जो ज़ीरो से आगे बढ़ रही है और वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस है जो ज़ीरो से ऊपर बढ़ रही है। ये वो डिफरेंट आपके पास डाटा पॉइंट्स इनको हम कहते हैं या डिफरेंट आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। एक गाड़ी है जिसकी प्राइस कुछ है, सॉरी प्राइस उसकी ये है और माइलेज उसकी बिल्कुल जो है वो 0 मीटर है। और फिर कुछ थोड़ी चली हुई गाड़ी है और उसकी प्राइस ये यहाँ पे लाई कर रही है, फिर थोड़ी ज़्यादा चली हुई है और आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी की माइलेज के साथ साथ उसकी प्राइस में कमी वाक़या होती जा रही है सिवाय ये इस केस में। तो इसके कोई और फैक्टर हो सकते हैं। एनीवेज़ ये हमने देखा कि माइलेज के साथ साथ गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है, जितनी ज़्यादा चलती जाती है, उतनी उसकी प्राइस में कमी आती जाती है। तो ये डाटा पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम इन डाटा पॉइंट्स में एक लाइन को फिट करते हैं। ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन को हम फिट करते हैं और ऐसी जगह स्ट्रेट लाइन हम फिट करते हैं कि जिसमें जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। ये लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस बुनियाद पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई शख्स आपको कहे कि यार जो माइलेज है सपोज़ ये ज़ीरो से 1000 किलोमीटर तक है, ये 2000 किलोमीटर है। अगर वो कहे कि यार 3000 किलोमीटर माइलेज की गाड़ी की प्राइस क्या होगी, तो इस ग्राफ को देखते हुए आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से और आप अपनी प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर वो आपको कहता है कि 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की प्राइस क्या होगी, तो आप सिंपली 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन और आपको पता चल जाएगा कि इसकी बेसिकली प्राइस क्या है। इसी तरीके से क्वाइट द अपोजिट, अगर प्राइस बंदा आपको कहे कि यार एक गाड़ी 5 लाख रुपए की है तो बताओ उसकी माइलेज क्या होगी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 लाख कहाँ पे बनता है और इसकी माइलेज क्या है। तो ये प्रेडिक्शन में ये जो है वो काम चीज़ आती है। इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। हम लेटर ऑन इन इसके मॉडल को भी स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे भी। अच्छा, बोथ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। इनमें आपके पास सुपरवाइज लर्निंग ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं और आपने बेसिकली जो अपना मशीन है उसको बताना होता है, उससे डिटेक्ट कराना होता है, प्रिडिक्ट करानी होती हैं चीज़ें। अब मूवी रैंकिंग है सपोज़, इसमें आपके पास जो है वो इनपुट आपके पास एक्टर है, कोई जॉनरा है और आउटपुट आप मूवी का रैंक कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है, जिनमें आपके पास इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है वो इनपुट तो होती है लेकिन आउटपुट नहीं होती, हमें आउटपुट का पता नहीं होता और सिर्फ इनपुट हमारे पास होती है। इससे पहले जितने प्रॉब्लम्स हमने देखे उनमें हमें पता था कि यार अगर मतलब क्रेडिट रेटिंग की बात करूं तो हमें पता था कि यार
इनपुट जो है वो बंदे की सैलरी है, उसकी सेविंग है वगैरह वगैरह, और आउटपुट या वो लो रिस्क है या वो हाई रिस्क है। हमें पता था कि इन दो के अलावा कोई और आउटपुट नहीं आएगी। इसी तरीके से OCR के केस में जो हमने OCR देखा, उसमें भी हमारे पास इनपुट भी थी और आउटपुट भी थी, यानी इनपुट इमेज था और आउटपुट अल्फ़ाबेट्स थी। इसी तरह फेस रिकग्निशन में भी हमारे पास जो इनपुट आउटपुट का हमें पता था। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास इनपुट तो होती है डाटा की फॉर्म में, लेकिन आउटपुट नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि इसके आउटपुट क्या है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि इनपुट डाटा के अंदर कुछ रेगुलरिटीज़ को फाउंड करते हैं, और जो ख़ास किस्म के जो पैटर्न हैं इनपुट्स में, उनकी अक्रेंस को नोट करके हम क्लस्टरिंग कर लेते हैं, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं क्लस्टर्स में, छोटे छोटे क्लस्टर्स में इनको डिवाइड कर लिया जाता है। अब ये क्लस्टर्स बेसिकली जो है वो, या ग्रुप्स इनको कह लें, क्लस्टर्स कह लें, या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या सेगमेंट्स कह लें, ये बेसिकली जो है वो बना लिए जाते हैं इनपुट डाटा की बेस के ऊपर। और ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। और इसमें इसकी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह के कस्टमर की जो है वो सेगमेंटेशन है, कि ये कस्टमर जो है ये किस सेगमेंट में लाई करता है, कि एक जैसे एज के, एक जैसे ग्रुप के कस्टमर्स को हम, कस्टमर सेगमेंटेशन ये होती है कि हम किसी ख़ास सिनेरियो के अंदर एक जैसे ग्रुप, एक जैसी एज, एक जैसे जो है वो फीचर्स के लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी तरफ इसका एक और जो एप्लीकेशन है क्लस्टरिंग का, वो इमेज कंप्रेशन के अंदर आता है, कि सपोज़ आप जो है वो कोई भी पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो वैसे तो आपको जो है वो अपने 16 मिलियन कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट्स आपको चाहिए। तो 24 बिट्स का जो है वो आपको चाहिए एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपने हर कलर को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए अगर आप देखें कि यार एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए गए हैं, मसलन ब्लू के ही डिफरेंट शेड एक ख़ास पिक्चर में यूज़ हुए हैं और रेड के डिफरेंट शेड यूज़ हुए हैं, तो मैं इस तरह करूं कि मैं बजाय हर शेड को अलग से करने के, मैं ब्लू की उनकी एवरेज निकाल के एक ब्लू का शेड यूज़ करूं, और इसी तरह रेड का एवरेज निकाल के एक यूज़ करूं। इससे क्या हो जाएगा कि मेरे इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा, मेरे इमेज की कंप्रेशन हो जाएगी। हाँ, क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा, उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी इमेज में, लेकिन कंप्रेशन हो जाएगी। ये बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो कि आप क्लस्टरिंग कर रहे होते हो, ब्लू का एक ग्रुप बना के उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो रख रहे हो, इसी तरह रेड का और इस तरह डिफरेंट कलर्स का। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की क्लस्टरिंग होती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। जो आपका एक न्यूज़पेपर है उसमें जो है डिफरेंट तरह की न्यूज़ आती हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइडेड होती हैं। आप एक तरह के सेगमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो क्राइम की न्यूज़ हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, फैशन की इकट्ठी हो जाएँ, स्पोर्ट्स की इकट्ठी हो जाएँ, आर्ट्स की वगैरह वगैरह। इस तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आपके जो आपको पता है कि जो डीएनए है वो जो हमारे जीनोम के अंदर डीएनए होता है वो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, और उसको बेसिकली डिफरेंट सीक्वेंसेस में वो पाया जाता है, A, G, C और T। और इसी तरह से जो आरएनए है उसको डीएनए से मतलब ट्रांसक्राइब किया जाता है, और इनके डिफरेंट जो आपके डीएनए के सीक्वेंसेस हैं इनकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, इनकी मैपिंग होती है, और हर एक सीक्वेंस का डिफरेंट मतलब होता है। और इसकी की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसी की स्टडी को इसको स्टडी करते हैं, और इसमें भी हम सेगमेंटेशन करते हैं, हम इसके डिफरेंट जो है वो क्लस्टर्स बना लेते हैं। तो ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। इसी तरह जो आखिरी टाइप है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की है। इसमें बेसिकली आउटपुट आपकी कोई ना तो अननोन होती है और ना किसी नंबर की फॉर्म में होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम की तरह, और ना अननोन होती है अनसुपरवाइज की तरह, बल्कि आउटपुट एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, आउटपुट एक पॉलिसी की फॉर्म में होती है। वो मैं मिसाल देता हूँ आपको एक एग्जांपल से। जिस तरह आप सपोज़ चेस खेलते हैं, कोई भी चेस से मिलती जुलती आप गेम खेलते हैं, उसमें चेस में एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ख़ास तरह की मूव्स का कम्बिनेशन अगर आप रिपीट करेंगे तो तभी आप गोल तक पहुंच सकेंगे। या ये जो भूल भुलैया वाली गेम्स होती हैं जिनमें आपने पाथ फाइंड करना होता है, उसमें ख़ास स्टेप्स आप लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो ख़ास स्टेप्स हैं, इसको बेसिकली पॉलिसी कहा जाता है, इसको बेसिकली गुड पॉलिसी कहा जाता है, जो आपको एक विनिंग सिचुएशन तक लेके जा सकती है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आप हर स्टेप के साथ बेसिकली आपके पास हर स्टेप के साथ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करते हो, यानी आप लर्न करते हो कि राइट ऑप्शन कौन सा है, और फिर आप एक एक आइडियली एक एंड तक पहुंचने तक जो है वो आप एक पॉलिसी जो है वो लर्न कर लेते हो। इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक रोबोट को एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो कुछ कोई ख़ास गोल ढूंढने के लिए फेंक दें। वो क्या करेगा कि वो हर तरफ सर्चिंग करेगा और फिर अपना रास्ता तलाश करता हुआ जाएगा, और एक ख़ास किस्म का मैप पहले पूरा एरिया वो सर्च करेगा, और फिर जब उसको हर पॉइंट पे मूव करने के बाद वो नोट करता जाएगा कि अच्छा यहाँ से मैंने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, और फिर उसको नोट करेगा, और एंड पे उसको एक पूरा जब वो गोल पे पहुंच जाएगा तो उसको एक पूरा मैप मिल जाएगा, अच्छा कि मैंने यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से राइट, और इस तरह से जाना है। तो ये बेसिकली इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। हम लेटर ऑन इसको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।